दर्शकों, आज हम बातचीत करेंगे वेटलैंड पर। दर्शकों, वेटलैंड को लेकर एक बड़ी चर्चा हमेशा आमने सामने आती है। हम लोग उसको समझते हैं और कभी कभी नासमझी में उसको इग्नोर भी कर जाते हैं। दरअसल वेटलैंड, जिसे हम वेटलैंड कहते और सुनते हैं, समझने में तो लगता है कि एक भूमि जो है वो नम सी है, तो आर्द्र भूमि को वेटलैंड जैसा कुछ माना जाता है। लेकिन जैसा इसे हम समझते हैं वैसा वास्तव में ये है नहीं। मोटे मोटे तौर पे अगर कहीं दलदली ज़मीन हो, दलदल हो, या कुछ ऐसी झाड़ियाँ हो जो ऐसा लगता हो कि 6-6 फीट की झाड़ियाँ हैं, बस कैसे वो उग गई वहाँ पर ये भी देखना है। तो अगर आप देखें तो रासायनिक, भौतिक या उसका जो पारिस्थितिक मेल-जोल है वातावरण के साथ, वो बिल्कुल अलग होता है। और यही स्थान है वेटलैंड का, जो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2 लाख वेटलैंड है आज की तारीख में। लेकिन इन वेटलैंड्स के विषय में हम कितने जागरूक हैं, हमारे किसान कितने जागरूक हैं, हमारे नागरिक कितने जागरूक हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना आज हम इसी पे बातचीत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं आज डॉक्टर सिराज वजी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध एक इन्वायरमेंटल विशेषज्ञ हैं, जो भारत से बाहर विदेशों में कोपेनहेगन जैसा अगर कोई सिस्टम हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो वहाँ उनकी उपस्थिति होती है और उनके ये जो विचार होते हैं ना पर्यावरण को लेकर, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खैर, आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और आपको भी उनसे रूबरू कराते हैं। तो चलते हैं उनके पास। मुझे लगता है कि अगर वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ज़रूरी ये है कि वेटलैंड जैसे आपने कहा कि ये है क्या, ये वर्ड क्या है। क्योंकि हिंदी में इसकी जो आधिकारिक जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आर्द्र भूमि बोलते हैं जिसको। तो वैसे तो वेटलैंड आर्द्र भूमि और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आमतौर पे ये मानते हैं कि जो हमारा जो पानी जहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर के प्राकृतिक ढंग से जहाँ पे रह रहा है, वो एक तालाब है या एक वेटलैंड है। अब वेटलैंड की बात जब हम करेंगे तो आमतौर पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम बड़े जो वेटलैंड हैं, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था एक ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिसमें भारत भी उसका एक सिग्नेटरी है। रामसर कन्वेंशन में ये तय किया गया था कि जो हमारे बड़े ताल तलैये हैं उनको हम संरक्षित करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में करीब 10 रामसर वेटलैंड्स हैं। रामसर वेटलैंड को रिकॉग्नाइज करते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि हाँ, ये तालाब या ये आर्द्र भूमि या ये ताल जो है इस तरह का है कि जो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है और इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो वो रामसर वेटलैंड हुए, उसमें तो केवल 10 हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आप प्राकृतिक जो जलाशय हैं, प्राकृतिक जो हमारे ताल तलैये हैं, उनको गिने तो बहुत बड़ी संख्या। हाल में अभी एक वेटलैंड सेंसस हुआ कि वेटलैंड की जो गिनती हुई, उसमें देखा गया कि केवल उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा नेचुरल वेटलैंड्स हैं। तो वेटलैंड की संख्या तो बहुत बड़ी है। अगर हम इसको बहुत बड़े तालाबों से ना करें, बहुत बड़े ताल से ना करें, जिसको रामसर कन्वेंशन जैसी जगहों पे लिया गया, तो बड़ी संख्या में हमारे जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। ये वेटलैंड की वास्तव में क्या भूमिका हो सकती है खेती बाड़ी में, आम जनजीवन में? अब हम लोग जिस क्षेत्र में यहाँ पे बैठे हुए हैं, गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास का, ये हम लोग का, हमको पता है कि हम लोगों की ये तराई का जो क्षेत्र है, हमारी नदियाँ ऊपर से आई पहाड़ों से और यहाँ पे एकाएक समतल हो गई ज़मीन, थोड़ा सा ढलान कम है। यहाँ पे पानी रुकने लगा जगह जगह पे, जिसको हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो जैसे लेक्स, रामगढ़ ताल, उसका एक शायद कोई उदाहरण जी हो। जी, बहुत सारे ऐसे हैं। सरुआ ताल है, रामगढ़ ताल है, नरही है, बहुत सारे तालाब ताल ऐसे हैं कि जो बहुत ज़माने पहले, सैकड़ों साल पहले वो बन गए नदियों के। इनको छाड़न झील भी कहते हैं। नदियाँ, बहुत बार ये हुआ कि नदियों ने रास्ता बदला और ये रास्ता बदलने के चक्कर में क्या हुआ कि जगह जगह के ऊपर छोटे छोटे पानी के क्षेत्र जो है वो बन गए, जिसको हम ऑक्सबो या छाड़न झील बोलते हैं हिंदी में। आप हमारे क्षेत्र के किसी गांव में जाएं, यहाँ से लेकर के बहराइच तक
पूरा जो सरयू पार मैदान है, तो करीब करीब आपको हर जगह के ऊपर हर गांव में 2-3 तालाब तो नेचुरल मिल ही जाएंगे। किस स्थिति में है वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने खासतौर से वातावरण के लिए और जो इन्वायरमेंट है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई कॉन्फ्रेंसेस को भारत की ओर से भागीदारी करते हुए उसमें अपनी सहभागिता बताई। कुछ का यहाँ पर वर्णन कर दें आप तो अच्छा होगा। तो हमारी जो आजीविका है, हमारा भोजन, हमारी इनकम, हमारा जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो बहुत हद तक हमारे इन्हीं वाटर बॉडी से मिलती थी। बोरो धान कह लें, यहाँ की माइग्रेटरी बर्ड्स कह लें, यहाँ का टूरिज्म कह लें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेटलैंड के ऊपर आधारित रही हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस की बात जो हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग जो बातें कहते हैं, जो उठाते हैं, वो यही कि जो तालाब है या जो वाटर बॉडीज हैं या वेटलैंड्स हैं, उनकी भूमिका केवल पानी के एकत्र होने की जगह की नहीं है, बल्कि वो एक लाइफ सिस्टम्स हैं। उन वो एक मतलब एक जीवंत एक एंटिटी है। अगर किसी भी ताल को आप देखें तो उसमें एक फूड साइकिल होती है, उसमें एक पानी और पानी के साथ मिट्टी और मिट्टी के साथ उसके जीव जंतु, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, तो एक जीवंत व्यवस्था बनाती है, एक सिस्टम बनाती है। तो इस व्यवस्था को उठाने का काम भारत जैसे देशों में हम लोगों ने बहुत हद तक किया कि ये जो जीवंत व्यवस्था है, ये जीवंत व्यवस्था दूसरों को भी जीवन देती है। छोटे किसानों की बात कर लें हम जो मछली के पालक हैं उनकी बात कर लें हम, तो ऐसी जो आजीविका की जो स्थितियां हैं वो इन्हीं तालाबों, इन्हीं ताल तलैयों से बनी हुई है। और ये तो एक पक्ष हुआ वेटलैंड का। अभी बहुत सारे पक्ष और भी हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों की जो पारंपरिक तरीका है, जो हमारे भारत जैसे देश में या हमारे जैसे क्षेत्र में सरयू पार मैदान की बात जो हम लोग कर रहे हैं उसमें, कि अब देखिए, अब आप क्लाइमेट चेंज की बात आजकल बहुत हद तक चलती है पूरे दुनिया में। हम लोग सब चिंतित हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से, डिजास्टर्स के प्रभावों से। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर आप देखिए कितना बड़ा रोल है वेटलैंड्स का। हमारे जैसे क्षेत्र में, गोरखपुर के आसपास में, अगर हम रेनफॉल का ट्रेंड देखें पिछले 30 सालों में, वैज्ञानिक तौर पे ये होता है कि 30 साल का जो रेनफॉल है उसी के आधार पे क्लाइमेट बनती है वहाँ की। हमारे यहाँ अगर इस क्षेत्र की अगर हम ट्रेंड देखें तो रेनफॉल तो लगभग मान लीजिए 1200 मिलीमीटर है, तो लगभग वही है। लेकिन जो बारिश होने का तरीका है वो बदल गया। एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में जो रेनफॉल है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई। रेनफॉल एवरेज साल भर का वही होगा, पर कुछ दिनों में बारिश ज्यादा होने लगी और कुछ दिनों में बारिश बिल्कुल नहीं होती, जो सूखे के वजह बनती है। तो ये जो इंटेंस रेनफॉल है, इसमें अब आप देखें कि जगह जगह के ऊपर पानी फैल करके गांव के अंदर, शहरों के अंदर फैल जाता है। ये क्यों फैलता है? अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जो हमारे नेचुरल जो स्पंज थे, जिनको हम नेचुरल स्पॉन्जेस बोलते हैं, कि पानी को सोख करके रख लेते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो उसको रिलीज कर देते थे। तो ये जो नेचुरल स्पॉन्जेस थे, वेटलैंड्स थे, और ये जब ज्यादा पानी होता था तो अपने में समाहित कर लेते थे, और जब जरूरत पड़ती थी सिंचाई के लिए या मछली पालन के लिए या दूसरे और कामों के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए, तो अपना पानी जो है वो हाजिर कर देते थे। पर ये जो वेटलैंड है अब हमारे धीरे धीरे संकुचित होते गए, लैंड प्रेशर की वजह से, उतनी अहमियत उनको नहीं दी गई उसकी वजह से। तो अब ये जैसे हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ी और वहीं पे वेटलैंड कम हो गए, तो किसी भी जगह की जो जल धारण क्षमता क्षमता है, इंक्लूडिंग गोरखपुर शहर, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे अब वाटर लॉगिंग होने लगी। पहले कितने सारे वेटलैंड्स थे, वाटर बॉडीज थी, और गिनती में तो कहते हैं कि 103 वाटर बॉडीज थे, अभी कितने रह गए, कम हो गए। तो ये जो प्रेशर्स होते हैं जो विकास के, उनकी वजह से अब होता क्या है कि पानी फैलने लगा, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ी, पानी की जल धारण क्षमता कम हुई, जिसकी वजह से पानी फैलने लगा। तो एक असर आपको क्लाइमेट, वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है, सिर्फ शहर में नहीं, गाँव में भी हो रही है। तो वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ की तो समस्या थी हम लोगों के यहाँ, पर अब धीरे धीरे वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे वेटलैंड ही पूरा करते थे कि पानी को किस तरीके से स्पॉन्ज के तौर पे
सोख के रख लें और जब ज़रूरत हो तो उसको दे दिया करें। इसका मतलब ये है कि वेटलैंड को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। आप देखें तो मुख्य रूप से 4 तरह के हम कहते हैं सर्विसेज देते हैं, जी 4 तरह की सेवाएं हैं। एक होती है प्रोविजनिंग सर्विसेज, यानी कि हम भोजन का, मछली का, जानवरों के लिए चारे का, इन सब की प्रोविजन करते हैं, जी प्रावधान करते हैं उसका। दूसरा जो इसकी सर्विस है वो है सपोर्टिंग सर्विस, जी यानी कि हम पानी के अंदर जो हम जी पॉलिनेशन है या जो आपका पानी के धारण क्षमता है, ये सारी चीज़ें करते हैं जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती है। जी तीसरी होती है रेगुलेटरी सर्विस, यानी हम गंदा पानी अगर किसी ताल में फेंक जाने दें, थोड़ी बहुत अगर उसकी क्वांटिटी हुई तो पानी ताल के अंदर ये एक क्षमता होती है कि वो अपने आप अपने को ठीक कर लेता है, जी साफ कर लेता है। हाँ अब ये नहीं कि हम इतना उसमें कूड़ा और इतना कचरा डाल दें कि वो बिल्कुल उसकी क्षमता के बाहर हो जाए। तो ये तीसरी तरह की सर्विस हुई। और चौथी तरह की सर्विस हुई कि जो हमारी कल्चरल सर्विसेज है। यहाँ हम बैठे हुए हैं जहाँ के ऊपर, वहाँ पे छठ का त्यौहार हम सब जानते हैं, जो हमारे ताल तलैया के अगल बगल में जो पूजा होती है, जी जो हमारे देवता बैठाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो ताल तलैया के इर्द गिर्द ही हुई है। तो ये पूरी जो कल्चरल सर्विसेज थी, ये भी बहुत बड़ी सर्विस है। ये जो हमारी जो मुख्य 4 सर्विसेज हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटरी सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज, ये चारों सर्विस हमारे वेटलैंड्स देते हैं। तो इतनी बड़ी भूमिका है जो वेटलैंड्स की होती है, पर अफसोस है कि वेटलैंड्स को हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो जन सामान्य है उसको उस ढंग से नहीं समझने की कोशिश। चलते चलते एक चीज और जानना चाहेंगे कि जगह जगह हम लोग पढ़ते हैं तो आता है कि वेटलैंड जो है वो सिस्टम का किडनी है, किडनी से इसकी तुलना की जाती जी। है। एग्जैक्टली व्हाट इट इज। किडनी का काम क्या है? किडनी चीज़ों को लेके छान देती है, जी छान करके अपने अच्छे रूप को अलग कर देती है, खराब रूप को अलग कर देती है। वही काम हमारा वेटलैंड भी कर रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, हमारी जो पानी की जो अपनी एक्सेस ऑफ वाटर हो, ये स्पॉन्ज की भूमिका है। ये सारी चीज़ें तो यही वेटलैंड कर रहे हैं कि ये वेटलैंड अपने में रख करके और चीज़ों को जो खराब चीज़ें हैं उनको जो है वो अपने को प्योरीफाई करने का काम करके और उनको जो है वो बेहतर स्थिति बनाने का काम कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे समाज, ये हमारी जो प्रकृति है उसमें एक किडनी का काम करते हैं कि जो पानी को साफ करके या जो भी चीज़ें गंदी हैं उनको, अब जो अपशिष्ट हैं उनको साफ करके नए रूप में, अच्छे रूप में बना देते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हम लोगों के साथ जो बातचीत की वो निश्चित तौर से आम दर्शकों के लिए, खास तौर से हम सब के लिए काफी ज्ञानवर्धक लगी है, लग भी रही है और आगे भी लगेगी। इसी से हम लोग अपने ज्ञान को थोड़ा दूसरे तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। आपने आज समय दिया एफिडेविट को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।